नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और बढ़ते हेडलाइंस के खबरों की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की कुछ खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात बीजेपी से जुड़ी एक है, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौर पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे ऊपर छींटाकशी करने में अगर मजा आता है तो मैं उनको एक माइक दे दूंगा जिससे वो अपने गले में डालकर घूमते रहें। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है बीजेपी के बयानों को लेकर कि कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं किसी को छेड़ता भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को लगता है कि मुझ पर हमला करने से चीजें उनके हक में हो जाएंगी तो अपने गले में माइक डाल लें और लगातार वो गुम गुम कर बोलते रहें। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कि एमपी कह रहा हूं कि एमपी बनने के बाद में और सरकार वहां पर एनडीए के होने के बाद में भी अगर एक बूटी कूड़ी राजस्थान को नहीं दिला पा रहे हैं तो खोटे सिक्के से ज्यादा और कोई कीमत उनकी हो नहीं सकती। खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं होती है, कहने को सिक्का होता है लेकिन वो चलता नहीं है, उससे आप कोई भी चीज सामान बाजार से ला नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद ईआरसीपी का नहीं आना 13 जिलों में बहुत बड़ा मुद्दा है और इन कैंपों के माध्यम से भी हम लोग जाएंगे और जिलों में तमाम में मैं, मुख्यमंत्री जी, रंधावा साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब जिस प्रकार से हम संभागों में गए हैं, अब हम कल ईद है, मुबारकबाद है अग्रिम, और उसके बाद में हम लोग जिलों में जाएंगे। प्रशासन की मुख्यमंत्री जी बैठकें लेंगे जिससे कानून व्यवस्था हो। और सुमन मीणा हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, ये जो बयान और वार पलटवार का जो ये दौर चला है और जिसको लेकर अब पीसीसी अध्यक्ष ने भी निशाना साधा है, मतलब क्या, कब शुरुआत हुई इसकी? आज सुबह पीसीसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसके अंदर डोटासरा ने साफ साफ कहा है राजेंद्र राठौड़ को कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना भी कुछ कहें, लेकिन हमारे राजस्थान में जो पार्टी काम कर रही है, हमारी पार्टी जो काम कर रही है उस काम को देखते हुए आज जनता जानती है, जनता को पता है हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह की ढंडोरा वो पीट रहे हैं तो वो पीटते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारी सरकार को फर्क पड़ता है। राजेंद्र राठौड़ को इस तरह से साफ उन्होंने ये जवाब में कहा है। तो सुमन, ये पीसीसी अध्यक्ष कहां पर ये बात कह रहे थे, क्या मीडिया से या फिर जहां इस कार्यक्रम में थे वहां पर उन्होंने ये पलटवार किया? पीसीसी कार्यालय में आज उन्होंने कोई श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसी को लेकर इन्होंने एकदम से ये पीसीसी में ये बयान दिया। तो खुद से ये बयान दिया या फिर मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा था उसके बाद वो बिफर पड़े और ये जवाब दिया उन्होंने? नहीं, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने एक्स्ट्रा में ही ये जवाब दिए हैं आकर कि इस तरह की बातें हो रही हैं। जब उन्होंने कल रंधावा और इनके साथ जब मीटिंग की थी तो उनके पास इस तरह की बातें आई हैं, तब उन्होंने आज यहाँ पर पीसीसी के अंदर आकर ये वार्तालाप की है। कहा क्या था राजेंद्र राठौड़ ने? राजेंद्र राठौड़ की कोई चैट किया उन्होंने, किसी उस पे चैट किया, चैट पे इन्होंने देखकर उनको ये जवाब दिया है, ट्विटर पे डाला उन्होंने। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, पीसीसी अध्यक्ष ने राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को चाहे जो करना है वो करे और हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। अगर फिर भी उन्हें लगता है कि उनके बयानबाजियों से वो जनता के बीच में अपनी पहचान बना लेंगे, अपनी पैठ वापस बना लेंगे, तो वो माइक डालकर घूमे, बेहतर होगा। तो जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं, पीसीसी अध्यक्ष ने यह बयान दिया और राजेंद्र राठौड़ पर जोरदार निशाना साधा। कोटा में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दादाबाड़ी एडिशनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दिया। वहीं पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग की। विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अमृत कलश योजना के तहत स्वीकृत राशि का अभी तक कोई उपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि चंबल नदी के तट पर कोटा शहर में पेयजल संकट होना शर्मनाक है।
कोटा दक्षिण के सभी पार्षद, सभी प्रतिनिधि, सभी क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ आए हैं और एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब को ज्ञापन भी दिया है और उनसे मांग की है कि आज अप्रैल में जिस तरीके से पानी की किल्लत आ रही है, लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पानी को लेकर लोग बाग अपनी समस्या बता रहे हैं और जलदाय विभाग यूआईटी को ऊपर और यूआईटी जलदाय विभाग के ऊपर डाल रही है 220 करोड़ रुपए अमृत शहर योजना के अंतर्गत। उनका काम बड़ी धीमी गति के साथ चल रहा है। 25 करोड़ रुपए जो मैं खुद सेक्रेटरी से मिला, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कहने के उपरांत वो स्वीकृत हुए और 25 करोड़ स्वीकृत होने के बाद अभी तक उसका टेंडर नहीं लगाया। हाल ये है तो कोटा में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। हरिमोहन, आज जिस तरीके से बीजेपी विधायक पहुंचे थे इस मामले को लेकर, तो ये बीजेपी का अपना एजेंडा था या फिर वाकई में कोटा शहर के जो लोग हैं वो परेशान है पेयजल आपूर्ति को लेकर? जी, ये बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। जहाँ चंबल नदी किनारे कोटा शहर बसा हुआ है वहाँ पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। ये कोटा दक्षिण क्षेत्र का मामला है जहाँ पर हम भी रहते हैं। तो अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि लोग बाग लाइनों में लग के पानी भरना पड़ता है। महिलाएं दूर दूर से पानी लाती है, जबकि कोटा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। तो आज विधायक संदीप शर्मा ने प्रदर्शन किया था कि चंबल नदी के किनारे होने के बावजूद भी यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जी तो हरिमोहन, अमृत कलश योजना की स्थिति फिलहाल क्या है कोटा शहर में? जी, अमृत कलश योजना के तहत जो पानी की समस्या थी उसके अंतर्गत कार्य होने थे, लेकिन जो जलदाय विभाग है तो संदीप शर्मा का कहना है कि जलदाय विभाग ने उस योजना का लाभ नहीं दिया है। अमृत कलश योजना के तहत जो भी पानी की होनी थी सुविधा वो नहीं होने पाई। तो विधायक ने आज चेतावनी भी दी है कि यदि जलदाय विभाग सुधरा नहीं है या चेता नहीं है तो 10,000 लोगों के साथ में प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें शहर की, तो कोटा शहर में जो नलों के जरिए घरों में आपूर्ति होती है पानी की, वो कितनी आपूर्ति हो पा रही है? मतलब उसमें कटौती हो रही, राशनिंग हो रही पानी की, या फिर पानी बिल्कुल ही नहीं भेजा जा पा रहा है? पानी भेजा जा रहा है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि पानी की कटौती करने की सूचना दी नहीं जाती है, चाहे जब नल बंद कर दिए जाते हैं। और जो ये दक्षिण क्षेत्र है इसकी उपेक्षा के बजाय जो उत्तर क्षेत्र है उसमें ज्यादा पानी की सप्लाई होती है, क्योंकि वो क्षेत्र यूडीएच मंत्री के उसमें आता है, निवास के पास है। तो इधर भाजपा वाले ये भी आरोप लगा रहे कि कोटा दक्षिण में मंत्री जी की वजह से कम पानी दिया जा रहा है। तो ये जो समस्या है ये पूरे कोटा शहर के या फिर किसी खास इलाके में, खास एरिया में ये समस्या आ रही है? अगर खास समस्या में आ रही है नहीं, खास इलाके की बात नहीं, कोटा 2 भागों में बटा हुआ है। तो दक्षिणी जो क्षेत्र है उसमें पीने के पानी की ज्यादा समस्या है, जबकि उत्तर जो क्षेत्र है वो मंत्री जी का है तो उसमें पानी की समस्या नहीं होती है। जबकि जो पानी जहाँ से पानी जाता है, जहाँ से पानी की पूरे शहर में सप्लाई होती है, वो पानी का सेंटर दक्षिण से है। यानी कि दक्षिण में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दक्षिण से ही पूरे शहर में पानी जाता है। दक्षिण में जो वाटर प्लांट है वो दक्षिण में है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को पानी की समस्या होती है। जी, तो क्या कहा एडिशनल चीफ इंजीनियर ने, कब तक ये समस्या सुलझा ली जाएगी पानी की? फिलहाल आज जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी जो भी व्यवस्था होगी वो की जाएगी और पानी की सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। जी, तो मतलब ये कोई अल्टीमेटम भी दिया गया क्या बीजेपी की ओर से, विधायक की ओर से, कि इतने दिनों में समस्या नहीं सुलझी तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, विधायक संदीप शर्मा ने आज ही चेतावनी दी है कि यदि 2-4 दिनों के अंदर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो वो 10,000 लोगों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे, ये विधायक ने कहा है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिमोहन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए जिस तरीके से पानी की समस्या गहरा रही है, ये अपने आप में कोटा शहर के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या और हर साल की समस्या है। हर साल हालांकि सरकार की ओर से नई व्यवस्थाएं की जाती है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ये समस्या दूर होगी, लेकिन बार बार
हर बार हर साल ये समस्या आ जाती है। और अभी तो पूरी गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है पूरी तरीके से पड़नी, अभी तो गर्मी की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में ही अगर इस तरह की समस्या का सामना करने लगे लोग, तो फिर आने वाले अगले 2-3 महीनों में क्या स्थिति होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। एडिशनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर एक आश्वासन तो मिला है कि बहुत जल्द हम इस समस्या का समाधान करेंगे, लोगों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति होगी। हालांकि राशनिंग तब भी जारी रहेगी क्योंकि अब गर्मी का वक्त है। ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि इस इलाके में पानी की समस्या हमेशा से रही है। ऐसे में लोग काफ़ी सोच समझकर और सीमित मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि अभी पूरी गर्मी बाकी अभी है। ऐसे में ये समस्या विकराल ना होती चले जाए, इसलिए हम पानी की कटौती करते हुए पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। और खबर धौलपुर से, जहां पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में हुई मौतों की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। साथ ही पुलिस ने आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया शवों को। आपको बता दें कि 17 अप्रैल की रात को पैदल घर लौट रहे पप्पू को बाइक सवारों ने टक्कर मार दी थी। वहीं दूसरे हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि बादलपुर गांव का रहने वाला रामनाथ नगला गांव में शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां शादी समारोह से लौटते वक्त बदिरगा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इन दोनों हादसों के बाद से दोनों के परिवारों में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को अब उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई है। लेकिन जिस तरीके से तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती की कैसे वाहन चालकों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो नियंत्रित रफ्तार में ही अपने वाहनों को चलाएं, ताकि जब किसी तरह की आपात स्थिति आए तो वो अपने वाहनों को नियंत्रित कर सकें। एक औसत गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, उसको मेंटेन करते हुए लोग चले। और साथ में पुलिस ने भी कहा कि आने वाले दिनों में हम इसी तरीके से चेकिंग अभियान भी चलाएंगे। पहले तो लोगों को जागरूक करेंगे और उसके बावजूद अगर लोग नहीं मानते हैं तो फिर चालान भी किया जाएगा। अगर ओवर स्पीडिंग का कोई मामला पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो रैश ड्राइविंग है ये न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा करती है कई बार। यानी कि दोनों ही इस मामले में दोनों ही कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ कर रहे थे, एक तो अपनी जान से भी और साथ में दूसरे के जान से भी। 19 अप्रैल को रात में ESM ने सूचना दी कि डाउन मेल लाइन पर एक व्यक्ति डेढ़ अवस्था में पड़ा हुआ है। उस पर घटनास्थल पहुंच व्यक्ति को मोर्चरी में रखवाया गया। वह तलाशी में मिले आधार कार्ड के साथ परिजनों को सूचित किया गया। आज परिजनों के उपस्थित आने पर लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। उधर पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को SOG टीम पूछताछ के लिए डूंगरपुर लेकर पहुंची है। वहीं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम 4 वाहनों के साथ बाबूलाल कटारा को लेकर डूंगरपुर शहर के सुभाष नगर के आवास पर पहुंची। साथ ही पेपर लीक मामले में करीब 4 घंटे तक गहनता से पूछताछ की गई। वहीं आरोपी बाबूलाल कटारा की संपत्तियों और अन्य मुद्दों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि SOG टीम ने पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा को और एक अन्य व्यक्ति गौतम कटारा को पहले ही हिरासत में ले रखा है। वहीं बाबूलाल कटारा के दामाद समेत 3 अन्य करीबी लोगों से भी पूछताछ की गई थी और अब बाबूलाल कटारा को भी हिरासत में लिया गया है। तो SOG की जो टीम है वो लगातार पूछ रही है। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है SOG की टीम और स्पेशल यूनिट है ये, जो पेपर लीक के मामले को लेकर कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, खासतौर से जो कटारा परिवार है उससे, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं कटारा और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कटारा परिवार
के लोग ही इस पेपर लीक मामले में जुड़े हुए थे और इसी कड़ी में बाबूलाल कटारा के बेटे और उसके 2 सहयोगों को हिरासत में लिया गया था। साथ ही 3 और करीबियों से पूछताछ हुई थी और इसी कड़ी में अब बाबूलाल कटारा जो कि आयोग के सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। एसओजी की जो टीम है वो पेपर लीक मामले में यहां पहुंची और उसके बाद बाबूलाल कटारा बता दें कि दीपेश कटारा जो बाबूलाल कटारा का बेटा है और उसके शिक्षक दोस्त गौतम को अपने साथ पकड़कर जयपुर लाई थी। कई घंटे उनसे पूछताछ हुई है। इसके बाद एसओजी की टीम ने बाबूलाल कटारा उसके भांजे विजय और चालक गोपाल को डूंगरपुर ले जाकर पूछताछ की है। बता दें कि आरपीएससी सदस्य यानी कि राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन सदस्य बाबूलाल कटारा राजस्थान के बाबूलाल कटारा ने 6 पेपर सेट कर 1 हफ्ते पहले ही पेपर के प्रश्न पत्र फाइनल होते ही शेर सिंह के जरिए 60 लाख रुपए में बेच दिया था। तो डूंगरपुर जिले से सटे गुजरात के लालपुरा क्षेत्र में एक पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई और इसमें मजदूरी करने गए डूंगरपुर जिले के 4 युवाओं के जलकर मरने की घटना सामने आई है। मौके पर मजदूर मृतकों के साथी सचिन के मुताबिक पटाखा गोदाम के ऊपर दूसरी मंजिल के निर्माण का कार्य चल रहा था। उसके साथ ही जो चारों साथी थे निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। वहीं पटाखों के तेज ध्वनि के साथ विस्फोट होने लगा और इस दौरान चारों युवाओं ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू आग की चपेट में चारों मजदूर आ गए। वहीं मौके पर पहुंची अग्निशमन दल के कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की है और वहीं इस हादसे की जानकारी लेने पहुंचे कलेक्टर ने हादसे की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जो यहाँ पर पटाखा की जो फैक्ट्री थी वो वैध है या अवैध है और जो तय सीमा होती है क्या उसी के हिसाब से यहाँ पर पटाखों का भंडारण हो रहा था या जो फॉर्मूला होता है पटाखा बनाने का क्या उस मानकों के हिसाब से निर्माण हो रहा था। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी पटाखा का निर्माण चल रहा होता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि पटाखा ज़्यादा विस्फोटक हो यानी कि ज़्यादा शोर करने वाला हो और इसी लिहाज से कई बार जो मानक हैं जो मानक तय किए गए हैं कि भारत में जिस पटाखे का इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए एक मानक तय किया गया है उसका ध्वनि प्रदूषण का उसकी आवाज़ का डेसिबल में। तो क्या उन मानकों का पालन करते हुए यहाँ पर निर्माण हो रहा था या फिर तेज आवाज़ में विस्फोट कराने को लेकर जो इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है उसमें किसी तरह का फेरबदल किया गया था और इसी वजह से ये धमाका हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। આજરોજ અહીંયા મોડાસા હિંમતનગર હાઈવે ઉપર જે મહેશ્વરી ક્રેકર્સની એ ફેક્ટરી આવેલી છે ત્યાં એક દુઃખદ બનાવ બનેલું છે કે ક્રેકર્સની ફેક્ટરીમાં નીચે ફેક્ટરી ચાલતી હતી અને ઉપર બીજા માલ ઉપર ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર જે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હતું એમાં જે મજૂરો કામ કરતા હતા એવા 4 મજદૂરોનું ખૂબ દુઃખદ એ બળી ગયેલા હતા। ત્યાં બ્લાસ્ટ થયું છે અને એ લોકો મરણ પામેલ છે। એમાં જે દોષિત સામે ખરેખર કાર્યવાહી હશે એની અમે તપાસ કરી રહ્યા છે। એનાથી પહેલાં જે છે અંદર કોઈ બીજા માણસો એમાં ન હોય એવી કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટી છે કે નથી એમાં ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ પણ કામ કરી રહ્યું છે અને પોલીસની ટીમ પણ અને મામલતદારની આખી ટીમ। तो पटाखे के गोदाम में आग लगी। डूंगरपुर गुजरात से सटा इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गुजराती बोलते हैं लेकिन साथ में ही अब ये जो घटना सामने आई है ये अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है जिसमें 4 लोगों की असामयिक मौत हो गई है। काल के गाल में ये समा गए हैं। उनके परिवारों में फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 12 में देर रात 2 पक्षों में कहासुनी के बाद खूनी झड़प हो गया जिसके बाद एक पक्ष ने कोतवाली थाने में पहुंचकर करीब 1 दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ दुकान में घुसकर हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार नाई की दुकान में 5 से 6 व्यक्ति बैठे हुए थे। अचानक 8 से 10 लोगों ने
हमला करने की नीयत से दुकान में घुसे और अरबाज के ऊपर कैंची से हमला करने लगे। साथ ही दुकान के सारे सामान तोड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बारां में दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने की खबर है। देर रात की घटना बताई जा रही है और इसमें दो पक्षों में मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस जानने के में जुटी है कि किस बात पर रंजिश थी दोनों पक्षों में। सर क्या मामला? अभी देर रात सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में कासोनी होकर हल्की फुल्की मारपीट हो गई है। तो इस संबंध में जाब्ता लगाया गया है तथा रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी जांच की जा रही है। पुलिस को एक शख्स हाथ लगा जो एक बैग में भरकर भारी भरकम रकम ले जा रहा था। जानकारी के अनुसार रकम किसी ज्वेलर्स की है। साथ ही जीआरपी पुलिस ने संदिग्ध युवक के पास से 97 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस से पूछताछ के दौरान जब युवक किसी भी तरीके का कोई सोच नहीं दिखा पाया कि आखिर इस पैसे के स्रोत क्या है, कहां से सिलाए गए हैं, उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उसकी दी हुई जानकारियों को वेरीफाई किया जा रहा है। तो रेलवे स्टेशन से 97 लाख रुपए के साथ इस शख्स को पकड़ा गया, लेकिन इस शख्स ये बता पाने में अभी तक नाकाम रहा है कि कहां से पैसे आए हैं। माना जा रहा है किसी ज्वेलर्स का ये पैसा है और ये उसका स्टाफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल जानकारी और आयकर विभाग को भी इस बात की सूचना पुलिस ने दे दी इसी बीच में, क्योंकि स्रोत इसका है नहीं। तो ऐसे में इसे ब्लैक मनी ही मानकर पुलिस चल रही है और इसलिए आयकर विभाग को इस बात की जानकारी दी गई है। कोटा के कैथनी पोल क्षेत्र में मानसिक तनाव में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत होने की खबर। आपको बता दें कि युवक राकेश कोटा में अपनी मां से मिलने आया हुआ था। जानकारी के अनुसार उसे मिर्गी की बीमारी थी। युवक अपने परिवार से मिला, उसके बाद उसने चूहे मारने की गोली खा ली, जिसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा है। फिलहाल पॉइजन खाने के कारण अभी सामने नहीं आ रहे कि किस वजह से वो जहर खा रहा था। राकेश उर्फ बंटी पुत्र राधेश्याम गोपाल कॉलोनी बारां का रहने वाला है। अज्ञात पॉइजन के सेवन से भर्ती हुआ था, जिसकी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मां से जानकारी की, परिवार वालों से जानकारी की, तो ये बात प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि वो मुर्गी के दौरे पड़ते थे और गलती से इसने कोई अज्ञात पॉइजन का सेवन कर लिया है। जांच जारी है, जांच से जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। सर ये मृतक क्या करता था कोटा में और किस तरह से? नहीं, ये मृतक बारां ही रहता था। कल आया था, अपनी माँ, इसकी माँ रहती है, उससे मिलने के लिए। माँ कोटा रहती है यहाँ? रेतवाली कोटा में रहती है इसकी। घर पे खाया इसने? ये जगह अभी क्लियर नहीं है कहाँ खाया था। परिवार वालों से जानकारी करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार को टेंशन है, तनाव में था? मिर्गी के दौरे की बात सामने आई है, जिसका इलाज चल रहा है। इसका इलाज तो 2-3 साल से चल। सर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, मृत्यु का वास्तविक कारण सामने आ जाएगा। सर आपका नाम बताइए। रईस मोहम्मद एसआई, थाना कैथनी पोल।